हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 18 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए किसके द्वारा 1000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इसकी घोषणा की गई है। तो रिसेंटली पीएम मोदी ने पीएम मोदी ने 1000 करोड़ के 1000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इसका अनाउंसमेंट किया है। सीड फंड क्या होता है? सीड फंड वो होता है जो किसी भी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग एज में ज़रूरत होती है। तो सीड फंड 1000 करोड़ का अनाउंस किया गया है पीएम मोदी द्वारा। जान लेते हैं इसके विषय में। रिसेंटली पीएम मोदी ने 1000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का अनाउंसमेंट किया है। पर्पज़ मैंने आपको बता दिया, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा और जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको भी सपोर्ट करेगा। देखिए, स्टार्टअप पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया में 2014 के दौरान सिर्फ 4 ही यूनिकॉर्न क्लब के स्टार्टअप्स थे। यूनिकॉर्न मतलब जिनकी टर्नओवर $1 बिलियन था, वो होते हैं यूनिकॉर्न। अब इंडिया में 30 से भी अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न क्लब के मेंबर हैं। देखिए, जो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है ये 3 एरियाज़ पर फोकस करेगा। ये 3 एरियाज़ हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। वैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इंडिया में 2016 में लॉन्च किया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा 97th बटालियन जो रैपिड एक्शन फोर्स की है उसका फाउंडेशन स्टोन किस स्टेट में रखा गया है? तो रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में रैपिड एक्शन फोर्स के 97th बटालियन की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। जान लेते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रैपिड एक्शन फोर्स की 97th बटालियन का फाउंडेशन स्टोन रखा है कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ये रैपिड एक्शन फोर्स क्या है? देखिए, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का एक स्पेशलाइज्ड विंग है। जो दंगे होते हैं या फिर मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाती है, क्राउड हो जाता है, उससे निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई जाती है। उसका 97th बटालियन इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। किसने रखा है? अमित शाह जी ने। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ तो 1939 के आसपास बन गई थी, लेकिन उसके बाद एक ऑपरेशनलाइज्ड विंग बनाई गई जिसका नाम था रैपिड एक्शन फोर्स। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कौन है? सीआरपीएफ। अमित शाह जी, क्योंकि मिनिस्ट्री है इसकी तो ये मिनिस्टर हैं। इंस्पेक्टर जनरल कौन है रैपिड एक्शन फोर्स का? राधा मोहन मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तक इंडिया ने प्लान किया है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन? यानी इंडिया कितने वर्ष तक, कौन से वर्ष तक गैसोलीन में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लेगा? तो इंडिया 2025 तक, कब? 2025 तक गैसोलीन में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लेगा। पहले ये टारगेट 2030 था, यानी 5 वर्ष पहले ही रिवाइज कर दिया है इन्होंने टारगेट। जान लेते हैं। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 2025 तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन टारगेट को अचीव कर लिया जाए, जो कि पहले के टारगेट से 5 वर्ष पहले ही हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? ऑयल इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। देखिए, इंडिया का टारगेट है 2022 तक 10% एथनॉल ब्लेंडिंग करना, और जो 2030 था उसको घटाकर इन्होंने 2025 कर दिया है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए। मैं आपको बता दूं, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और ये जो ऑयल की 80% डिमांड है ये इंडिया इंपोर्ट से ही मैनेज करता है। 2025 तक इंडिया 20% गैसोलीन में एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा? इसको अचीव करने के लिए लगभग 12 बिलियन लीटर, कितना? 12 बिलियन लीटर का एथनॉल रिक्वायर होगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया में एथनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम 2003 में लॉन्च किया गया था। अभी करंट में 5% ब्लेंडिंग होती है एथनॉल की पेट्रोल में। 2025 तक कितना करना है इसको? 20%। और 2022 तक कितना करना है इसको? 10%। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक ने अनाउंस किया है कि वो फार्मर्स को अपनी लोन सेटलमेंट स्कीम के तहत, जिसका नाम है ऋण समाधान योजना, बहुत बड़ा बेनिफिट देने जा रहा है? तो रिसेंटली एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
इसने अनाउंस किया है कि वो फार्मर्स को ऋण समाधान योजना के तहत एक मेजर रिलीफ यानी बहुत बड़ा योगदान आरामदेह या कुछ भी आप कह सकते हैं रिलीफ देने जा रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अनाउंस किया है कि ऋण समाधान योजना, तो आप देखिएगा ऋण समाधान योजना किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके तहत वो फार्मर्स को लोन सेटल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा भी नहीं होगा कि सभी फार्मर्स का लोन सेटलमेंट करवा दिया या वे ऑफ कर दिया। इन्होंने कहा है कि ऐसे फार्मर्स जिन्होंने रेगुलरली अपना लोन दिया है, लगभग प्रिंसिपल अमाउंट का 20% दे दिया है, उनका पूरा लोन वे ऑफ कर दिया जाएगा। ये किसने कहा है? SBI ने कहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऋण समाधान योजना के तहत। अब ये क्या होगा? इन जो ये फार्मर्स हैं इनका लोन वे ऑफ करने से फ़ायदा ये होगा, इनको नए एग्रीकल्चर लोन दिए जा सकते हैं। और इन्होंने कहा है फार्मर्स ये जो ऋण समाधान योजना के तहत जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं इसको 31 जनवरी 2021 तक अचीव कर सकते हैं। SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज जो बैंक थी उनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। उसी को यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर जुलाई 1955 में SBI बना दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और कुछ समय पहले इसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं SBI के? दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TEPC टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसका नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो TEPC का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है संदीप अग्रवाल। किसको? संदीप अग्रवाल। देख लेते हैं। रिसेंटली संदीप अग्रवाल को TEPC टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये हैं संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल ने किसको रिप्लेस किया है? तो श्यामल घोष को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। जो TEPC है ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज होते हैं इनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो आप इन्हें रखिएगा। रिसेंटली TEPC के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? संदीप अग्रवाल जी। रिप्लेस किसको किया है? श्यामल घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 महीने तक चलने वाले सक्षम कैंपेन को जो कि ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हर वर्ष सक्षम कैंपेन लॉन्च किया जाता है जनवरी मंथ में। इस बार फिर से इसको लॉन्च किया गया है तरुण कपूर के द्वारा। तरुण कपूर कौन है? जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है उसके सेक्रेटरी हैं तरुण कपूर। इन्होंने सक्षम कैंपेन लॉन्च कर दिया है जो कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने सक्षम कैंपेन लॉन्च किया है लोगों को अवेयर करने के लिए ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के विषय में। लॉन्च किसने किया है? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तरुण कपूर ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये एक पैन इंडिया कैंपेन है जो क्लीन फ्यूल को प्रमोट करता है। कैंपेन 7 की ड्राइवर्स के विषय में लोगों को अवेयर करेगा। ये 7 की ड्राइवर्स हैं, इनके विषय में आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। सक्षम कैंपेन 7 की ड्राइवर्स के विषय में लोगों को अवेयर करता है। हर वर्ष 1 महीने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया जाता है। इसको रन किया जाता है PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा। देखिए PCRA स्थापना हुई थी 1978 में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत PCRA कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पावरफुल वेपन, जिसका कोई नाम तो अभी नहीं दिया गया है लेकिन एक नया सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको वहाँ की स्टेट मीडिया यानी उस कंट्री की मीडिया द्वारा विश्व के सबसे पावरफुल वेपन की उपाधि दी गई है। आपको बताना किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने। किसने? नॉर्थ कोरिया ने एक नया सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है और इसको वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेपन का टैग दिया गया है। यहाँ देखते हैं न्यूज़ क्या है। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली अनवील किया है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वेपन सिस्टम में गिनी जाती है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा जो वेपन सिस्टम है कंट्री में किसी के पास भी नहीं है जो कि सबमरीन से लॉन्च किया गया हो। देखिए ये मिसाइल सिस्टम रिसेंटली नॉर्थ कोरिया की परेड हुई थी उसी में दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहा है काफ़ी समय से और कई सारी अपनी मिलिट्री परेड में इनको दिखा भी चुका है, अनवील भी कर चुका है। तो रिसेंटली वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेपन जो कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इसको नॉर्थ कोरिया द्वारा अनवील किया गया है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन
वॉन। और आप यहाँ देखिएगा 38 डिग्री पैरेलल, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। आप यहाँ मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया, और ये है 38 डिग्री पैरेलल जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने 2021 के स्कॉच चैलेंजर अवार्ड को जीता है अपने आईटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स के लिए? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2021 के स्कॉच चैलेंजर अवार्ड को जीता है। देखते हैं, जो ट्राइबल अफेयर्स हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उनको 2021 के स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के। देखिए, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस वर्ष कई सारे आईटी लेड इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहे थे। जैसे पेपरलेस ऑफिस हुआ, साथ ही साथ डाटा ड्रिवन एंड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हुआ, जो कि रियल टाइम बेसिस पर जानकारी प्रोवाइड करवाता था इनको। तो उसके आधार पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को 2021 का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है, जो कि स्कॉच फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आप याद रखिएगा, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फर्स्ट टाइम 2003 से दिया जा रहा है। ये एक हाईएस्ट इंडिपेंडेंटली इंस्टीट्यूटेड सिविलियन ऑनर है, यानी कि एक ऐसी संस्था द्वारा जो कि खुद ही ये देती है, ऐसा माना गया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है, यानी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को दिया गया है स्कॉच फाउंडेशन द्वारा। कोचर जी इसकी चेयरपर्सन है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा है कि फिनेंशियल 2021 के दौरान इंडिया की जीडीपी 7.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। आपको बताना है यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख। कहाँ पर? ज्यूरिख। ये देखिए, स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्रोकरेज फर्म यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कहा है इंडिया की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान, यानी कि जो फिनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है उस दौरान इंडिया की जीडीपी 7.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। हालांकि इन्होंने कहा है नेक्स्ट ईयर इंडिया की जीडीपी 11.5% के आसपास ग्रोथ दिखाएगी, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक 1998 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। हालांकि चेयरमैन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डच बैंक एजी पर कितने रुपए की पेनल्टी लगाई है? तो आरबीआई ने डच बैंक एजी पर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। कितनी? 2 करोड़ की। रूल्स रेगुलेशन फॉलो न करने के कारण डच लोकेटेड बैंक है, एजी करके है, इसका फुल फॉर्म नहीं मिला मेरे को गूगल पे। हालांकि आप याद रखिएगा, डच बैंक एजी पर आरबीआई ने 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। आप पढ़ लीजिए, सेंट्रल बैंक ने 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है डचिस बैंक एजी पर, क्योंकि कई सारे डायरेक्शंस को ये फॉलो नहीं कर रहा था। आरबीआई ने 2016 में कुछ डायरेक्शंस इशू किए थे, आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डायरेक्शन 2016, इनको फॉलो नहीं किया इसने, इसलिए 2 करोड़ की पेनल्टी इस पर लगाई गई है। आरबीआई की बात कर लेते हैं, तो आरबीआई देखिए 1934 के आरबीआई एक्ट द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की कोलकाता में स्थापना हुई थी। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था। उसी दौरान यानी 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 25th आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फेमस पर्सनालिटी डी प्रकाश राव और जॉन फुल्टन, इनके विषय में जान लेते हैं। डी प्रकाश राव एक सोशल एक्टिविस्ट थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के रहने वाले थे और जाने माने टी सेलर थे, चाय बेचने वाले थे। पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में, बहुत चर्चा का विषय बन गए थे डी प्रकाश राव। आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। 2019 में ही इनको पद्मश्री मिला था। डी प्रकाश राव उड़ीसा के चाय बेचने वाले थे, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और चाय बेचने वाला हमारे कंट्री में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको नहीं इस बात का अंदाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन फुल्टन, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो गया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि डी प्रकाश राव उड़ीसा से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिनेंशियल इंक्लूजन्स को इंडिया के अंडरसर्व्ड और अनबैंक्ड सेगमेंट्स में प्रमोट करने के लिए किसने फिनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप की है? तो फिनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप की है IPPB,
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने FSS के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया के अंडरसर्व्ड और अनबैंक्ड सेगमेंट्स में भी फिनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके। ये देखिए, IPPB ने कोलैबोरेट किया है एक लीडिंग पेमेंट प्रोसेसर के साथ ताकि इंटीग्रेटेड पेमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सके। अब ये आपका पेमेंट प्रोसेसर कौन है? फिनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, ये है पेमेंट प्रोसेसर्स जो इंडिया के अंडर सर्व्ड एरियाज़ में अपनी फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रोवाइड करेगा। IPPB क्या करेगा? IPPB FSS के आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यूज़ करेगा इस फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए। आप ये करने के बाद, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने के बाद IPPB सिंगल लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा इंडिया का, जो कि इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को, यानी कि एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे भेजने की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। IPPB इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में इसको लाइसेंस मिला था। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में इसका होगा। प्रदीप कुमार बिश्नोई जी IPPB के सेक्रेटरी भी हैं और कह सकते हैं CEO भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी फॉरेस्ट प्लांटेशन ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो विश्व का सबसे बड़ा टी फॉरेस्ट प्लांटेशन लोकेटेड है चाइना में। कहाँ पे? चाइना के। आप पढ़ लीजिए क्यों चर्चा में है। रिसेंटली FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एशियन टी कल्टीवेशन साइट्स, 4 एशियन टी कल्टीवेशन साइट्स को ग्लोबल इंपॉर्टेंस की साइट्स घोषित की है एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की। तो ये 4 में से 2 हैं चाइना से, एक है साउथ कोरिया से और एक है जापान से। तो ये जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टी फॉरेस्ट प्लांटेशन साइट कहाँ पर है? यूनान, चाइना में। आप इतना रखिएगा। तो रिसेंटली FAO ने 4 टी कल्टीवेशन साइट को ग्लोबली इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की साइट घोषित किया है, जिसमें से 2 हैं आपकी चीन में, एक है जापान में, एक है साउथ कोरिया में। देखिए, ये इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम यानी ग्लोबल इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ये आप पढ़ लीजिए। FAO का इनिशिएटिव है, 2002 में लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या है? जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हो रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कंजर्व करना। तो घियास FAO का इनिशिएटिव है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कंट्री कौन है? चाइना है। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल बिडेन जो कि US की फर्स्ट लेडी हैं। जो बिडेन US के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो जिल बिडेन उनकी वाइफ US की फर्स्ट लेडी बन गई हैं। आपको बताना है जिल बिडेन का डिजिटल डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? उनके सारे डिजिटल जो काम होंगे उनको हैंडल करने के लिए डिजिटल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है गरिमा वर्मा को। किसको? गरिमा वर्मा जी। इंडिया की रहने वाली हैं गरिमा वर्मा जी। इनको जिल बिडेन का डिजिटल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा माइकल लारोसा, इनको जिल बिडेन का प्रेस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो गरिमा वर्मा जिल बिडेन की डिजिटल डायरेक्टर और माइकल लारोसा ये प्रेस सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं जिल बिडेन की, जो कि US की फर्स्ट लेडी बन गई हैं। मैं आपको बताऊं, जिल बिडेन जब ये प्रेसिडेंट की कैंपेनिंग चल रही थी जिल बिडेन की जो बिडेन के लिए, तो उस समय बिडेन हैरिस कैंपेन, कमला हैरिस आपको वाइस प्रेसिडेंट पता ही है, तो बिडेन हैरिस कैंपेन इसको रन करने में हेल्प की थी गरिमा वर्मा जी ने। अब वो डिजिटल डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं जिल बिडेन की। USA का नाम आया तो आप देखिएगा, वाशिंगटन DC कैपिटल तो है ही है इसकी। कई बार स्पीकर USA का पूछ लेते हैं, तो नैन्सी पेलोसी ये USA की स्पीकर हैं कांग्रेस, US कांग्रेस, वहाँ की संसद का नाम है। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? 46 प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, और फर्स्ट लेडी कौन बनी है? जिल बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर स्थित BEM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार का इनॉग्रेशन या फिर अनवील्ड इसको किसने किया है? तो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार का इनॉग्रेशन किया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह द्वारा। ये जो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, इसको BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर में बनाया गया है। हालांकि ये मुंबई मेट्रो के लिए बनाई गई है, आप इतना याद रखिएगा। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। राजनाथ सिंह जी हैं
अपनी विजिट के दौरान BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार का इनॉग्रेशन किया। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन वो इंडिजिनियसली नहीं बनाई गई थी, आप इतना याद रखिएगा। जो नई दिल्ली में PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था मजिंडा लाइन पे, वो इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप्ड नहीं की गई थी। हालांकि ये जो है ये इंडिजिनियसली डेवलप की गई है। इसको बनाया किसने है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो बेंगलुरु में इसकी फैक्ट्री है वहाँ पर इसको बनाया गया है। और ये मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बनाई गई है, यानी मुंबई मेट्रो रेल के लिए इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार का सेगमेंट बनाया गया है। कुछ लगभग 546 के आसपास कैपेसिटी रहती है एक बंदे की, आप इतना रखिएगा। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 1964 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, जहाँ पर ये मेट्रो कार बनी है। और चेयरमैन एंड MD कौन है? CDK होता। तो आप देखिएगा, राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट की है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड डिजाइंड ड्राइवरलेस मेट्रो कार। कहाँ पर मतलब कि इसको अनवील किया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल द्वारा 2 दिनों तक चलने वाले प्रारंभ, जो कि एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, इसका इनॉग्रेशन किस शहर में किया गया है? तो प्रारंभ इसका इनॉग्रेशन किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने, किसने? पीयूष गोयल जी ने प्रारंभ समिट का न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन किया है, जो कि 2 दिनों तक ये समिट चलेगी। और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। प्रारंभ समिट ये काम क्या करेगी? जितने भी यंग माइंड है इंडिया के या फिर वर्ल्ड के, वो साथ आएंगे और स्टार्टअप्स के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। मैं आपको बता दूं, भले ही वर्ल्ड से आएँ, लेकिन इसको जो इवेंट है इसमें मेनली बिम्स्टेक कंट्रीज़ के मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रारंभ स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। इसको इनॉग्रेट किया गया है पीयूष गोयल, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं। बिम्स्टेक की बात आई है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1997 में स्थापना हुई थी। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। सेक्रेटरीट इसका ढाका में है। और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तेंजिन लेकपाल, ये भूटान से बिलोंग करते हैं। बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये पढ़ सकते हैं आप, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कॉपरेशन को इन्हांस करने के लिए किस कंट्री के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो इंडिया ने जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ICT सेक्टर में, ICT फील्ड में कॉपरेशन को इन्हांस करने के लिए। देखते हैं, इंडिया और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के सेक्टर में कॉपरेशन को इन्हांस करने के लिए। ये कई सारी फील्ड, चाहे आपकी 5G टेक्नोलॉजीज़ हो, टेलीकॉम सिक्योरिटी हो, स्पेक्ट्रम हो, कुछ भी हो, स्मार्ट सिटीज़ हो, इन सारी फील्ड्स में कॉपरेशन करेगा इंडिया और जापान। जापान आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है जापान। कैपिटल क्या है जापान की? टोक्यो। करेंसी क्या है जापान की? येन। जापान के एम्परर नए कौन बने हैं? नरूहितो। कुछ समय ही जापान के नए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। और जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो 2020 के नेल्सन मंडेला, 2020 के नहीं, रिसेंटली 2021 के नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रवि गायकवाड़ को। किसको? रवि गायकवाड़ जी। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देखिए, इनकी लगन के लिए और इनके प्रोफेशनलिज्म के लिए। रवि गायकवाड़, ये देख लीजिए आप, रवि गायकवाड़ जी हैं, पुणे से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पुणे से। इनको नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एकमात्र ये अवार्ड नहीं है जिससे रवि गायकवाड़ जी को सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं, 2020 में मिड डे शोबिज आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इनको। उसके अलावा द मैन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से इनको भी सम्मानित किया जा चुका है पहले। तो रवि गायकवाड़ जी पुणे से बिलोंग करते हैं, RTO ऑफिस में काम करते थे। ये रवि गायकवाड़ जी चीफ ऑफ RTO ऑफिस हैं पुणे के। तो आप याद रखिएगा। और ये कई बार नहीं, ये हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन भी हैं, साथ ही साथ RTO ऑफिस पुणे के हेड भी हैं रवि गायकवाड़। इनको नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का ही जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।